तो जापान के मिलिट्री नेटवर्क पर चीनी जासूसों का बड़ा हमला सामने आया है। चीनी जासूसों ने जापान के मिलिट्री नेटवर्क पर हमला बोला है। जापान के मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने की खबर है। जापान के हाथ लगी कई खुफिया जानकारी। चीनी जासूसों की हरकत से टेंशन में अमेरिका है। 2020-2021 में भी जापान के मिलिट्री नेटवर्क को हैक किया था। तो जापान के मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने की खबर है। चीनी जासूसों का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया जा रहा है। तो चीन की तरफ से अमेरिका समेत कई देशों पर साइबर हमले जारी हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने अपने दुश्मन जापान की कमियों का पता लगाने के लिए उसके मिलिट्री नेटवर्क में सेंध लगाई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जासूसों की तरफ से जापान के मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका को इस हैकिंग के बारे में पता चला था तो उसके भी होश उड़ गए। जापान अमेरिका का करीबी सहयोगी है और उसके मिलिट्री नेटवर्क पर कोई भी हमला उसके लिए खतरा है। हालांकि जापान की तरफ से कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं है, मगर फिर भी इसे चीन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया जा रहा है। तो जापान के मिलिट्री नेटवर्क पर कहा जा रहा है कि ये हैक करने की खबर है। हालांकि जापान फिलहाल इसे कहने से बच रहा है। वो ये कह रहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि फिलहाल सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ये सेंध लग चुकी है। हमारे साथ मनोहर केसरी हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ अश्विनी सिवाच भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं मनोहर, इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया जो है इस पर रिएक्ट कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी जानकारी है कि सरकार से अमेरिका के न्यूज़पेपर वॉशिंगटन डीसी ने ये इसी वीक इस स्टोरी को पब्लिश किया है और जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 2020 और 2021 के बीच में जो है तो ये अटैक किया है। अगर आप देखें तो जापान की जो मिलिट्री नेटवर्क है उस पर अटैक किया गया और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कई ऐसे अहम जानकारियां, चाहे जापान की मिलिट्री की क्या कैपेसिटी है, किस तरह से उनकी वीकनेस है, इन सबको पता लगाने के लिए कई अहम जानकारियां चीन ने हासिल की है। अगर आप देखें तो इसमें साफ तौर से इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि जब चीन ने हमला किया गया था तो उस दौरान हमले के बाद जो है तो अमेरिका के एनएसए प्रमुख भी जापान टोक्यो का दौरा कर चुके हैं और वहां जापान और अमेरिका दोनों मिल करके एक इस साइबर अटैक के हमले से रोकने के लिए कमर्शियल फर्म को भी हायर किया, जिसमें 4000 लोगों को अपॉइंट करके किस तरह से पूरे नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाए उसे लेकर के वो एक्शन मोड में जापान अब आ गया है। तो सिर्फ इस खबर को लेकर के नहीं, अगर आप देखें आने वाले दिनों में साइबर अटैक, जिसको हम साइबर टेररिज्म का नाम दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं एक कमेंट जो अपने तमाम पैनलिस्ट से ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। साइबर अटैक, साउथ चाइना सी की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से साइबर अटैक किया गया है ये कहीं ना कहीं चुनौती सबसे ज्यादा ये है। जनरल सिवाच, मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले सिवाच सर, कि जापान अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो सबसे अगर क्लोज एलाई या क्लोज एलाई क्या कहें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग पार्टनर है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका से अपनी सबसे क्लोज इंफॉर्मेशन कहीं रखता होगा, शायद सीक्रेट इंफॉर्मेशन, डिफेंस कोऑपरेटिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो शायद जापान के सर्वर्स पर हो सकती हैं। तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज हुआ अगर ये खबरें सही है तो। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जापान जो है एक बहुत बड़ा अलाई है अमेरिका का, और साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार से क्वाड भी है, एक प्रकार भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान,
का जो समूह है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अब जो साउथ चाइना सी में बातचीत हो रही है वो जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हो रही है। उनकी नेवल एक्सरसाइज भी हो रही है, उनकी मिलिट्री जो आर्मी है उनकी भी एक्सरसाइज हुई है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है। इसलिए अगर चीन जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हैक कर लेता है या इनके नेटवर्क को हैक कर लेता है जापान का, तो वो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती और खतरा है। क्योंकि ये आपस में आपको पता है कि एक मिलिट्री अलायंस है अमेरिका और जापान का, और स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये एक डिफेंस अम्ब्रेला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो चीन इसके लिए माहिर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, नेटवर्क को हैक करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस प्राप्त करता है। और अमेरिका को ये अब पता चल गया है, जापान वैसे तो उसको डिनाई कर रहा है मगर सच्चाई ये है कि उसको पता चल गया है कि ये ऐसा किया है। मगर ये है कि इनके पास काउंटर मेजर भी हैं और जापान भी काफ़ी हद तक वो काउंटर मेजर अमेरिका के साथ कर चुका है। मगर ये एक रेस है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ से आप देखेंगे हैक करने की कोशिश होगी। मगर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई हैक करने के लिए फेमस है या जिसने ये डेवलपमेंट ज़्यादा कर ली है वो चीन है। और ये चीन पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, ना कि अमेरिका और जापान के लिए। भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मगर अगर साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि अमेरिका इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, काउंटर मेजर करेगा और इनका एक पलटवार जरूर हो। मेजर शाह, आप इसे कैसे देखते हैं कि भले चीन के जितना मर्जी दबाव के बावजूद या फिर गीदड़ भभकियों के बावजूद जो है ताइवान पर उसका दबाव नहीं चला हो, ताइवान को वो जैसा कंट्रोल करना चाहता था वैसा नहीं कर पाया हो, अमेरिका खड़ा रहा, इधर से क्वेड भी काम कर रहा है, साउथ चाइना सी में हमने देखा कैसे जो है बाकी नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, तो क्या अब उसने पूरी कंसंट्रेशन इस तरफ लगा दी है कि साइबर अटैक्स, साइबर हमले और जासूसी और हैकिंग? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, चीन जो है वो सन त्सू उनके चीन के फिलोसफर थे, उनके राइटर थे, थिंकर थे, उनकी फिलॉसफी का इस्तेमाल करता है। वो है सिंपल कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाओ। तो जिसमें इन्वॉल्व होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, जितने भी हर एक तरह के वॉरफेयर होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। मतलब बिना किसी गोली चलाए, बिना लड़े जंग को जीत जाए। तो चीन जो है अक्सर हैकिंग करता है। मैं कहता हूँ आपको 2020 में भी जून के महीने में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वर हैक कर लिए थे पूरी तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया के जो हेड ऑफ स्टेट थे उन्होंने जिनका नाम तो नहीं लिया, उनका बड़ापन था ये, उन्होंने बोला आप अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करिए। चीन जो है बारी बारी से इनके पास सारा डेटा है। जो लोग सोचते हैं ना आज की तारीख में कि हम सेफ हैं, भाई कहीं ना कहीं डेटा जाता है घूम फिर के चीन के पास। वो एक्सपर्ट है ये साइबर वॉरफेयर में, इतना मैं कहता हूँ आपको। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जनरल रफीक सिवाल साहब ने, सही देखिए आज की तारीख में इतने क्राइम हो रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं एक देश में ही बैठे हुए लोग की। तो आप सोचिए चीन कितने आगे तक जाएगा। अब वो जापान के जब मिलिट्री इंस्टॉलमेंट, उनके सर्वर हैक करता है, उनकी कमी पेशी, उनके सीक्रेट प्लान्स, खुफिया प्लान्स, उनकी स्ट्रेंथ, सारी इंफॉर्मेशन आती है अभी चीन के पास, अगर ये खबर सही है तो जी हाँ, तो बात ऐसी है। और जापान अलाय है अमेरिका का, क्वाड में भी अगर हम देखें तो अहम हिस्सा, अहम भूमिका है जापान की। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो पड़ोसी है चीन का। अब आप देखिए, अगर जब चीन हैक करता है जापान के सर्वर या किसी भी मुल्क के सर्वर, तो कई सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाएंगी। और जब इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको मालूम पड़ेगा आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। जैसे कि फर्ज करिए अगर मैं जूनियर ऑफिसर हूं और मैं सोचूंगा जो जंग के मैदान में 1 घंटे के बाद क्या होएगा, दुश्मन यहां से आएगा, स्ट्रेटेजिकली 6 महीने बाद या साल भर बाद क्या होगा, वो टॉप लेवल पे सोचा जाता है। जाहिर सी बात है, डिप्लॉयमेंट किधर है, आगे क्या होने वाला है, कहाँ मेरे बेस बनने हैं, कहाँ मेरे को डिप्लॉयमेंट करना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। पवन दुग्गल साहब, फिर अगर जापान का हैक हो सकता है फिर कौन सेफ है? फिर तो कोई भी नहीं रह गया ना साहब। तो चाइना का इतना माहिर है। अनम्यूट कीजिए सर। आज के संदर्भ में
एब्सोल्यूट सुरक्षा तो मौजूद ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जी हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे, तो हम गलत सोच रहे हैं। उसका रीजन यह है कि आज हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर समुदाय एक पोटेंशियल खतरे पर है। और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूं तो विभिन्न प्रकार के राष्ट्र, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो इस हैकिंग के माध्यम से अपनी साइबर सोवरेनिटी के दायरे को और ज्यादा बढ़ाएं। कंपनियां और कंट्रियां दोनों साथ मिलकर ये काम कर रही हैं, तो इसलिए लगातार आक्रमण बढ़ते जाएंगे। वैसे भी कोविड-19 के बाद से अब हम लोगों ने एक नए दौर में कदम रखा है। इस युग का नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्र अपने साइबर कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और कंट्रीज के विरुद्ध। तो साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आज की डे टू डे पॉलिटिक्स में। तो आज अगर हम सोच रहे हैं हम सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमारे आक्रमण लगातार हो रहे हैं हमारे नेटवर्क्स पर, और रोज हम उन आक्रमण को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली मुझे लगता है हर सॉवरेन राष्ट्र का ये भी अधिकार होता है कि वो ओवर्ट और कोवर्ट दोनों एक्टिविटीज करें, ताकि अपनी प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को वो बरकरार कर सकें। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत जबरदस्त वैक्यूम है। आज जब मैं आपके साथ बात करता हूं तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि मौजूद नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर। साइबर क्राइम को लेकर एक ही संधि है, वो है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन द काउंसिल ऑफ यूरोप। लेकिन वो समस्या ये है, वो केवल दुनिया के 1/3 राष्ट्रों ने ही उस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो अगर आज जब इतनी जबरदस्त पॉलिसी वैक्यूम बना हुआ है, तो राष्ट्र अब एक नया मोड ले रहे हैं। राष्ट्र कह रहे हैं साहब इस पॉलिसी वैक्यूम को मैं भरने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने राष्ट्र में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून लेकर आऊंगा। तो विभिन्न राष्ट्र अपने साइबर सुरक्षा के कानून लेकर आ रहे हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पर चीन का कानून देखें तो वो कानून इतना ज्यादा विशाल है कि उसके अंतर्गत उन्होंने साइबर सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की परिभाषा करी है, और उन्होंने कहा है कि चीन के कानून और चीन की प्रभुता न केवल चीन के टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक सीमित रहेगी, बल्कि उसकी एप्लीकेबिलिटी आउटर स्पेस में भी रहेगी और तमाम सारे इंटरनेट में भी रहेगी। तो आज वो समय आ गया है कि एक तो आप इस तरह के अटैक्स को रिपल करने के लिए काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करें। दूसरा, हर आज कंट्री की आवश्यकता है कि वो अपनी साइबर आर्मी खड़ी करे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में साइबर आर्मी आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव युद्ध लड़ पाएगी रादर देन योर एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड आर्मी। और तीसरा, एक डेडिकेटेड राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून अलग अलग कंट्रीज लेकर आए, ताकि वो साइबर सुरक्षा के विभिन्न मायनों को परिभाषित कर सकें और अपने जो डेटा स्टेक होल्डर्स हैं, अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी संरक्षण कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये दौर चलता रहेगा, लेकिन कुछ दौर आएगा कि जहां पर अटैक्स ज्यादा हो जाएंगे, कुछ बार थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अभी ज्यादा अटैक्स के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल दुनिया भर ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा गंवाए इन आक्रमणों से, और इस साल 2023 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर में लोग कम से कम $8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा गवाएंगे इस तरह के आक्रमण को लेकर। तो कांस्टेंट आपको अवेयरनेस, कांस्टेंट रेडीनेस रहना पड़ेगा इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, मतलब सामने वाला तो अटैक करेगा ही ना, सामने वाला तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी अपनाएगा ही नहीं। तो अगर वो सिर्फ क्योंकि ट्रेडिशनल वॉरफेयर का वक्त नहीं है कि साइबर वॉर भी चल रहा है, एआई से भी जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, और हम ये कहते हैं कि और तमाम तरीके का जो वॉरफेयर है, तमाम तरीक़ों से जो है दुश्मन चाहेगा कि वो सामने वाले दुश्मन को कमज़ोर करे। इसलिए हमारे को काउंटर प्रोडक्टिव और काउंटर डिफेंसिव सिस्टम होने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया